हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपी पीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 9 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों ही साधनों से पूरी की जाती है। देखिए, व्यापारिक स्रोतों में आपके विद्युत है, पेट्रोलियम, कोयला, आणविक और रासायनिक स्रोत शामिल हैं। वहीं गैर व्यापारिक में आपके लकड़ी, कंडे, व्यर्थ पदार्थ, कंडे का मतलब उपले, और व्यर्थ पदार्थ, ये आपके गैर व्यापारिक स्रोत हैं। अगर हम बदलती परिस्थितियों की बात करें तो बदलती परिस्थितियों में गैर व्यापारिक स्रोतों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होती जा रही है और व्यापारिक स्रोतों पर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। यानी गैर व्यापारिक स्रोतों का जो महत्व है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है और व्यापारिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पारंपरिक रूप से प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के दो मुख्य स्रोत रहे हैं। इनमें आपका एक जल है और दूसरा कोयला रहा है। अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारत के संदर्भ में भी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के ये दोनों स्रोत मेन हैं। भारत में आज की डेट में 70% से ज्यादा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसमें कोयले का योगदान होता है। ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट हैं उनको चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है और हमारे देश में 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोयले की मदद से की जाती है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट का नंबर आ जाता है। गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें तो गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर, पवन, जैव कचरा और भूतापीय ऊर्जा ये सब आ जाते हैं जिनकी मदद से ऊर्जा जनरेट की जाती है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है तो आप बता देंगे ये 1959 में किया गया है। 1997-98 तक प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की जो स्थिति थी वो संतोषजनक थी, लेकिन इसके बाद उत्पादन और मांग के बीच अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इस समस्या के समाधान हेतु संगठनात्मक सुधार पर जोर दिया जाने लगा है। तो इसी क्रम में विद्युत सुधारों के क्रम में पहला कदम 1998 में उठाया गया जब केंद्र के विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत शुल्कों के स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, आप बता देंगे इसका गठन 1998 में किया गया है। इसके बाद राज्य के विद्युत संगठन में आमूल परिवर्तन के लिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। आपसे अगर अगला प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है तो आप बता देंगे सन 2000 में ये लागू किया गया है। और इस अधिनियम के जरिए यानी इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जो विद्युत परिषद है इसकी समस्त संपत्तियों, इसके हितों, अधिकारों और दायित्वों, कार्रवाइयों और कार्मिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया गया। आप वो 3 निगम आप देखेंगे कौन कौन से 3 निगम बनाए गए। पहला निगम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनाया गया और इसे तापीय विद्युत उत्पादन के लिए डेडिकेट किया गया। ये प्रदेश की जितनी भी थर्मल पावर प्लांट वाली इकाइयां थी वो सभी इसके नियंत्रण में आ गई यानी उनकी देखरेख का जिम्मा इसे सौंपा गया। अगला निगम आपका उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनाया गया और इसे प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन वाली जो इकाइयां थी वो सौंपी गई। इसके अलावा अगला वाला जो निगम बनाया गया वो बनाया गया उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या था, इसे पारेषण, वितरण और विद्युत प्रदाय कार्य सौंपे गए। यानी आप लोग ये बात जानते होंगे कि जो आपके विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डायरेक्ट आपके घरों तक नहीं आती है, बल्कि हाई टेंशन तारों के जरिए पहले वो एक स्टेशन पर लाई जाती है और उस स्टेशन से जो भी आपके शहर में छोटे छोटे स्थानीय स्टेशन होते हैं उन छोटे छोटे स्टेशनों पर ये भेजी जाती है और वहां से आपके घरों तक ये पहुंचाई जाती है। ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया। बाद में सन 2010 में इसमें सुधार किया गया। यूपी विद्युत सुधार स्कीम सन 2010 के तहत यूपी पावर कॉर्पोरेशन और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी अलग कर दिया गया। ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, यानी जो आपके जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उन केंद्र से लेकर जो आपके जो भी विद्युत स्टेशन होते हैं वहां तक जो हाई टेंशन लाइन डाली जाती है, यानी जो हाई टेंशन जिसमें आपने सुना होगा 33,000 वाट की लाइन है, 11,000 वाट की लाइन है, तो जो वो लाइन डाली जाती है जो आपने टावर के रूप में बड़े बड़े टावर देखे होंगे, खेतों में खड़े जो टावर देखते होंगे, जो वो लाइन होती है उस लाइन का जो रखरखाव है उस लाइन को डालने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को और वहां से जो स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई यूपी पावर कॉर्पोरेशन को। प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में विद्युत विभाग में व्याप्त
भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और सरकार को जो विद्युत विभाग से करोड़ों रुपए की चपत हो रही थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, उस नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से फ्रेंचाइजी व्यवस्था को सरकार ने अपनाने का निर्णय लिया। फ्रेंचाइजी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, अब तक क्या होता था, अब तक विद्युत वितरण की और आपसे जो बिल की वसूली की जाती है उसको वसूल करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होती थी। लेकिन आप लोग चूंकि जानते हैं सरकारी कर्मचारी भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है, सरकार को करोड़ों रुपए की हानि होती है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, चंद रुपए के लालच में आकर कहीं ना कहीं बिजली की चोरी करवाते हैं। और ये एक जगह की घटना नहीं है, लगभग सभी जगह का हाल यही है। यानी एक प्रदेश का हाल नहीं है, लगभग सभी प्रदेशों में ये आम बात है। तो सरकार ने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, सरकार ने फ्रेंचाइजी व्यवस्था कॉन्सेप्ट लेके आई। इसके तहत प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है और प्राइवेट कंपनी उस क्षेत्र में बिजली का वितरण करती है और बिल की वसूली करती है। तो शहरी क्षेत्रों में वितरण और कलेक्शन हेतु इसके तहत फ्रेंचाइजी व्यवस्था सन 2009 में स्टार्ट की गई और प्रायोगिक तौर पर अप्रैल 2010 में सर्वप्रथम आगरा के विद्युत वितरण और कलेक्शन की जिम्मेदारी 20 वर्ष के लिए इनपुट बेस्ड फ्रेंचाइजी के तौर पर निजी क्षेत्र की एक कंपनी है, मुंबई की टोरेंट पावर कंपनी, इसको दी गई है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपके यूपी के किस शहर में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सबसे पहले फ्रेंचाइजी व्यवस्था को अपनाया गया, तो आप बता देंगे आगरा में अपनाया गया। किस वर्ष अपनाया गया? सन 2010 में अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें तो ग्रामीण राजस्व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था आगरा, मेरठ, लखनऊ और वाराणसी के कुल 19,077 गांव में सन 2007 में ये लागू किया गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण और कलेक्शन के लिए जो फ्रेंचाइजी व्यवस्था है वो सन 2007 से, और शहरी क्षेत्रों में आगरा से सन 2010 में स्टार्ट की गई है। अब हम प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन को देखेंगे। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यह 14 जनवरी सन 2000 से अस्तित्व में आया है और यह निगम राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ताप विद्युत घरों के निर्माण, रख रखाव, सुधार आदि के लिए उत्तरदायी है। इस निगम के अंतर्गत हरदुआगंज, पारीछा, पनकी, अनपरा, ओबरा आदि स्थानों पर कुल 25 इकाइयां कार्यरत हैं। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन इकाइयों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की। देखिए, राज्य की है सबसे पुरानी जो है इकाई है और इस विद्युत गृह की स्थापना 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई थी। इस ताप गृह का पुनरुद्धार 1967 में रूस के सहयोग से किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की सबसे पुरानी विद्युत गृह निर्माण इकाई कौन सी है, तो आप बता देंगे हरदुआगंज वाली इकाई जो है सबसे पुरानी इकाई है। पारीछा ताप परियोजना, तो ये जो है ये झांसी के निकट स्थित है और इस परियोजना की पूर्व स्थापित क्षमता जो थी वो 640 मेगावाट है। पूर्व स्थापित का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब ये बन के तैयार हुआ था उस समय इसकी क्षमता इतनी थी, लेकिन बाद के समय में इसकी क्षमता में सुधार किया गया, यानी कि और इकाइयां बनाई गई और इसकी क्षमता जो है बढ़ा दी गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1967 से लेकर 71 तक पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है और इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो थी 1288 मेगावाट है। सिंगरौली, कोयला खान, सोनभद्र इस संयंत्र के निकट है, यानी ओबरा ताप विद्युत केंद्र आपका सोनभद्र जिले में पड़ता है। ये आपका सोनभद्र जिला रहा। अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र, ये भी सोनभद्र में है और इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता जो है 1500 मेगावाट से अधिक है। यहीं पर अनपरा बी ताप विद्युत केंद्र भी है। देखिए, अनपरा ए, बी, सी या डी, इसका चक्कर क्या है, पहले जो भी यूनिटें बनाई जाती हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिट हमने बना दी, अब यहाँ पर जगह नहीं बची तो नए स्थान का चयन करना पड़ेगा। तो नए स्थान पर जो यूनिट बनेगी तो उसे वो सेम नाम देते हुए ए, बी, सी, डी करके नंबरिंग कर दी जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र, अनपरा बी ताप विद्युत केंद्र या अनपरा सी ताप विद्युत केंद्र, यही कॉन्सेप्ट है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पनकी विस्तार ताप परियोजना, देखिए यहाँ पर विस्तार शब्द लगा हुआ है। विस्तार का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पुरानी इकाई लगी हुई थी उसकी क्षमता कम थी और उसको हटाकर उसकी जगह पर नई क्षमता वाली, ज्यादा क्षमता वाली इकाई स्थापित की गई है, तो उसको विस्तार परियोजना का नाम दे दिया। कानपुर जिले के पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 210 मेगावाट की 50 वर्ष पुरानी ताप परियोजना को जनवरी 2018 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब पनकी विस्तार योजना के तहत 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई स्थापित की जा रही है। यानी कानपुर नगर की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए जो पनकी परियोजना थी पुरानी वाली, वो इतनी सक्षम नहीं थी, तो इसके स्थान पर इसको हटाकर पनकी विस्तार ताप परियोजना लाई गई और इसके तहत 660 मेगावाट क्षमता की यहाँ पर इकाई स्थापित की गई। अब हम प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन को देखेंगे। तो जल विद्युत निगम लिमिटेड सन 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के सभी बृहद और लघु जल विद्युत घरों के परिचालन, रखरखाव और नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं निर्माण संबंधी सभी दायित्व जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के हैं। वर्तमान में निगम के अंतर्गत प्रदेश के कुल 7 जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। तो उन 7 जल विद्युत परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले है आपकी रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। देखिए यहाँ पर 7 परियोजनाओं में जो मेन परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं बताई गई हैं। वैसे छोटी मोटी परियोजनाएं तो और भी हैं, छोटे मोटे जो उत्पादन जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो हैं और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन हैं जिनसे एक बड़े भाग की ऊर्जा की आपूर्ति होती है उनकी वहां पे बात हो रही है। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, तो देखिए ये परियोजना जो है आपके सोनभद्र जिले में है और इस परियोजना में प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां यहां पर लगाई गई हैं। यानी यहां पर इसकी टोटल जो क्षमता है वो कितनी हो गई, 300 मेगावाट की होगी। 50-50 की 6 लगाई गई हैं तो इसका मतलब क्या है, 300 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी टोटल। ओबरा जल विद्युत केंद्र, तो ओबरा भी जो है ये भी आपके सोनभद्र में है। रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है जिसे ओबरा बांध कहते हैं, और इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट है। अगर आपसे पूछा जाए रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना या ओबरा जल विद्युत केंद्र ये कौन से जिले में स्थित है, आप बता देंगे ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना, यह बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। आपका ललितपुर जिला है और इसमें जो बेतवा नदी बहती है उस पर यह बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किए गए इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता जो है वो 30.6 मेगावाट है और यहां से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। यानी ये केवल यूपी के लिए नहीं है, यहां से यूपी के साथ साथ एमपी को भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत क्रम, देखिए ऊपरी जो गंगा नहर है यहां पर जो भी परियोजनाएं लगाई गई हैं उनको ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत क्रम बोलते हैं। क्रम का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर नहीं है, छोटी छोटी इकाइयां जो हैं वो आगे जैसे जैसे ऊपरी गंगा नहर आगे बढ़ती गई है वैसे वैसे स्थापित की गई। मान ली एक यहाँ पे लगा दी, दूसरी यहाँ पे लगा दी, तो इस वजह से इसको पूरे को क्रम बोल दिया है। हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर यानी सहारनपुर में, निर्गाजनी व सलावा मुजफ्फरनगर में, भोला मेरठ में, पल्ला बुलंदशहर और सुमेरा अलीगढ़ आदि छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र हैं जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। शीतला जल विद्युत परियोजना, तो निगम द्वारा 3.6 मेगावाट से की इस परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है, यानी झांसी में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। अगली है आपकी खारा जल विद्युत परियोजना, निगम द्वारा 72 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में यमुना नहर पर स्थापित की गई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर या किस नहर पर स्थापित है ये आपको याद होना चाहिए। यानी ये खारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है, पहली बात तो जिला याद होना चाहिए, जिला आपका सहारनपुर है और कौन सी जगह पर है, यमुना नहर पर है ये। पारीक्षा जल विद्युत केंद्र, तो ये झांसी के पास 2x110 मेगावाट, 2x110 का मतलब क्या है, यहां पर 2 यूनिटें हैं और एक यूनिट की क्षमता 110 मेगावाट है। तो यह योजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। राजघाट जल विद्युत परियोजना, तो निगम द्वारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में किया जा रहा है, यानी इसका भी निर्माण ललितपुर जिले में किया जा रहा है। अब हम प्रदेश की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना की श्रेणी में रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा सन 2009 में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई और इसके अनुसार 15 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का नोडल एजेंसी यूपी नेडा को बनाया गया है। यूपी नेडा क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका के बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी शॉर्ट में यूपी नेडा कर दिया गया, इसका गठन 1983 में हुआ था। यूपी नेडा का गठन जो है 1983 में हुआ। इसका पूरा नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसका पूरा नाम ये है। अब हम प्रदेश की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन इकाइयों को देखेंगे, एनटीपीसी के अधीन इकाइयों को यानी कि देखेंगे। प्रदेश में एनटीपीसी की 7 उत्पादनरत और 3 निर्माणाधीन इकाइयां हैं। उत्पादनरत इकाइयों में 3 इकाइयां औरैया, आंवला और दादरी संयंत्र ये गैस आधारित हैं और बाद बाकी आपके कोयला आधारित हैं। ये दादरी ताप विद्युत परियोजना आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर रहा। आंवला ताप विद्युत परियोजना आपकी बरेली में है, ये भी गैस आधारित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र जो है ये औरैया में है, ये आपका औरैया रहा। ये मैप पे दिखा दे रहा हूँ, ये आपका औरैया है, ठीक है। तो ये आपके तीनों जो हैं ये गैस आधारित हैं और बाद बाकी आपके 4 बचे हैं। ऊंचाहाड़ ताप विद्युत परियोजना जो आपकी रायबरेली में है, ये आपका रायबरेली रहा। इसका टांडा ताप विद्युत केंद्र जो है अंबेडकर नगर में है, अंबेडकर नगर यानी ऊपर, इसके ऊपर आप जाएंगे ये आपका अंबेडकर नगर है, अयोध्या से लगा हुआ ये आपका अंबेडकर नगर है।
शक्तिनगर सुपर विस्तार परियोजना सोनभद्र में है, और रेहंद ताप विद्युत केंद्र ये भी सोनभद्र में है। यानी आपकी गौतम बुद्ध नगर, बरेली और औरैया वाली जो इकाइयां हैं ये गैस आधारित हैं, और बाद बाकी ये चारों जो हैं ये कोयला आधारित हैं। 3 निर्माणाधीन कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज निर्माणाधीन है। बिल्लौर थर्मल पावर प्लांट ये भी निर्माणाधीन है, बिल्लौर यानी कानपुर में। टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह अंबेडकर नगर में ये भी निर्माणाधीन है। ये 3 आपकी निर्माणाधीन है। यहां पर हम लोग संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को देखेंगे। संयुक्त क्षेत्र से आशय ये है कि यूपी के अलावा अदर स्टेट का कोई योगदान है, या फिर केंद्र सरकार का कोई योगदान है, या किसी कंपनी और यूपी सरकार के साथ सहयोग के साथ कोई परियोजना चलाई जा रही है, उनको देखेंगे। टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो ये भागीरथी यानी गंगा और बिलंगाना नदी के संगम पर टिहरी उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, और ये उत्तराखंड, यूपी और केंद्र की संयुक्त परियोजना है। मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये प्रयागराज के मेजा तहसील के कौड़हार नामक स्थल पर एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त तापी परियोजना है। घाटमपुर, ये कानपुर नगर में है। इसमें 1980 मेगावाट की राज्य सरकार और निवेली निग्नाइट की ये संयुक्त परियोजना है, और 2012 से निर्माणाधीन है। तो ये 3 परियोजनाएं जो हैं ये आपकी यूपी में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं चल रही हैं। अब हम प्रदेश की निजी क्षेत्र की ऊर्जा परियोजनाओं को देखेंगे। रोजा ताप विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर 4 यूनिटें हैं, हर यूनिट की क्षमता 300 मेगावाट की है। तो ये कोयला आधारित परियोजना की स्थापना सान्यापुर में की गई है, यानी सान्यापुर आपका मैप में ये रहा, इसमें की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन सन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। ये वर्तमान में परियोजना जो है रिलायंस ग्रुप के अधीन है। ललितपुर ताप विद्युत गृह, तो ये जो परियोजना है ललितपुर ताप विद्युत गृह वाली, ये बजाज ग्रुप के द्वारा ललितपुर में स्थापित है, और यहाँ पर 3 यूनिटें हैं। हर यूनिट की क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट की है, जिसमें से आपकी 1 यूनिट चालू हो गई है, बाद बाकी 2 यूनिटें निर्माणाधीन है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, तो देखिए ये 400 मेगावाट की परियोजना है, और इसकी स्थापना चमोली उत्तराखंड जनपद के विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी पर यह की गई है। यानी कहां पर की गई है? ये अलकनंदा नदी पर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के क्रय अनुबंध पर यह परियोजना निजी क्षेत्र की जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। इससे उत्पादित कुल बिजली का 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में देना होता है, और शेष का उत्तर प्रदेश सरकार क्रय करती है। देखिए रॉयल्टी का सिस्टम क्या है, चूंकि उत्तराखंड ने जगह दी है, भाई उत्तराखंड ने ये परियोजना लगाने के लिए जगह दी है, तो उसका भी तो कुछ बनता है कि भाई वो भी तो चाहेगा इसके बदले में। तो ऐसे यहाँ पर 12% बिजली जो होती है उसे उत्तराखंड को दी जाती है, और बाद बाकी जो आपकी बची हुई 88% बिजली है उसका क्रय यूपी सरकार करती है। और इसका परिचालन कौन कर रहा है? जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड इसका परिचालन कर रहा है, ये कंपनी इसका परिचालन करती है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, देखिए ये मैसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी नामक निजी कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के श्रीनगर यानी पौड़ी गलवान नामक स्थान पर स्थापित की जाने वाली परियोजना है, और इसकी क्षमता 330 मेगावाट की है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तरांचल को उत्तराखंड को देना पड़ता है, और शेष के अनुबंध के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार इसका क्रय करती है, यानी बाद बाकी 88% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्रय यूपी गवर्नमेंट कर लेती है। अगली है आपकी 12 यानी संगम ताप विद्युत गृह, तो प्रयागराज की 12 तहसील में जेपी ग्रुप के द्वारा स्थापित, लेकिन टाटा ग्रुप ने इसे अधिग्रहित कर लिया है। परमाणु रिएक्टर की बात कर लें तो प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त और भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। इन दोनों में प्रथम को जून 1991 में और द्वितीय को जुलाई 1992 में चालू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश में परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहां पर है, तो आप बता देंगे बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान पर है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 1991 में रिएक्टर स्टार्ट किया गया था, ये आप बता देंगे। अब हम प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास देखेंगे। तो देश में गैर परंपरागत अथवा पुनरुपयोगी ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए केंद्र में 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों का आयोग, 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग और 1987 में भारतीय नव्यकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई। इसी क्रम में प्रदेश में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई, जिसके अधीन जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु नेडा के कार्यालय खोले गए हैं। गैर परंपरागत में आपकी सौर ऊर्जा आ जाती है,
भूतापी ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाती है, या ज्वारीय ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा घोसी, मऊ, चिन्हट, लखनऊ और कन्नौज में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध, विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सरायसादी गांव मऊ, कल्याणपुर गांव अलीगढ़ और हरैया बस्ती में 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टोइक पावर प्लांटों की स्थापना वर्ष 1992 में अनुसंधान परियोजना के रूप में की गई थी। यानी जो ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पैनल होते हैं उनकी स्थापना की गई। आपने पढ़ा होगा कि सोलर प्लांट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जो सोलर प्लांट ये होता है इसमें किसी प्रकार की बैकअप की सुविधा नहीं होती है। बैकअप के रूप में जो आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है उसको इसके इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि जितने समय तक सूर्य का प्रकाश रहता है उतने समय तक क्या होता है, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसके बाद जो आपकी मेन लाइन होती है उससे आपकी पावर चलती रहती है। वहीं आपका एक प्लांट इसमें होता है ऑफ ग्रिड वाला। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पर लाइट जाने की स्थिति में जो बैकअप के लिए बैटरी लगाई जाती है उन बैटरी से लाइट जनरेट होती है। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड प्लांट की बात हो रही है। ग्रिड संयोजित परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति सन 2013 घोषित की गई थी। ये सबसे पहली नीति आपकी सन 2013 में घोषित की गई थी। इसके बाद फिर आपकी 2017 में आई है। केंद्र द्वारा शुरू किए गए सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के जालौन, कानपुर, देहात, मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में कुल 440 मेगावाट की सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। आपकी एक नई सौर ऊर्जा नीति सन 2017 की आई है और ये 5 वर्ष के लिए है। 5 दिसंबर सन 2017 को राज्य सरकार ने 5 वर्ष के लिए नई सौर ऊर्जा नीति 2017 को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में यहाँ पे बोला गया है जो ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट हैं इनकी स्थापना का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी वही जिसकी अभी आपने यहाँ पर देखा था, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल के तौर पे लगाया गया था, अनुसंधान परियोजना के तौर पे लगाए गए थे 3 गाँव में, और यहाँ पर आपकी 2017 की जो सौर ऊर्जा नीति है इसमें ये बात कही गई 5 वर्षों में सौर पावर प्लांटों की स्थापना का इसमें लक्ष्य रखा गया है। सोलर सिटी कार्यक्रम। सोलर सिटी कार्यक्रम की बात करें तो केंद्र सरकार आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु सहायता दे रही है। यानी यहाँ पर आपके भी 3 शहर रखे गए हैं, आगरा रखा गया है, प्रयागराज रखा गया है और मुरादाबाद रखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, देखिए ये योजना जो है 2016-17 से संचालित हो रही है और इस योजना के तहत बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनके नगर निकायों में सौर ऊर्जा से प्रकाश और पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आपकी बायोगैस तथा बायोमास ऊर्जा एवं तत्संबंधी संयंत्र हैं। देखिए ये भी आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में काउंट होते हैं। बायोमास संयंत्र जो है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। गोबर और जैविक अपशिष्टों की मदद से यहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है जिसका उपयोग खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था करने या इंजन चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो तकनीक बताई गई है या जो संयंत्र बताए गए हैं वो सब इसी से संबंधित हैं। कंबस्टन बेस्ड बायोमास पावर प्रोजेक्ट, तो कंबस्टन तकनीक से विद्युत उत्पादन करने वाले निजी क्षेत्र में ग्रिड संयोजित 3 विद्युत प्लांट आपके गाजीपुर, मथुरा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। बायोमास गैसीफायर संयंत्र, तो बायोमास गैसीफायर संयंत्र क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए यह संयंत्र बायोमास धान की भूसी और लकड़ी को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित कर देता है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और उत्पादित जो प्रोड्यूसर गैस है इसका उपयोग सीधे जलाकर अथवा इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसी में आ जाती है आपकी कूड़े कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना। तो नगरों में उत्पादित कूड़े कचरे के वैज्ञानिक उत्पादन की प्रक्रिया से बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊर्जा या विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भारत सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के जो ये मंत्रालय है इसी के सहयोग से आपके प्रदेश में भी एक इकाई स्थापित करवाई गई है। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में 300 टन कूड़े कचरे से 5 मेगावाट की एक प्रदर्शन परियोजना की स्थापना का कार्य निजी उद्यमी मैसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्रदेश में कूड़े कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना कहाँ पर लगाई गई है तो आप बता देंगे लखनऊ में लगाई गई है। इसकी क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट की है। ऊर्जा पार्क, देखिए वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों या संयंत्रों के विषय में जनमानस को सजीव प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा रही है। लखनऊ के चिड़ियाघर में एक
राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। इसी क्रम में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम भी चलाया गया है। तो प्रदेश में यह कार्यक्रम 1999 और 2000 से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों के सीमावर्ती विकास खंडों में, यानी आप लोगों को पता है कि हमारे 7 जिले पीलीभीत से लेकर आपके यहाँ पर महाराजगंज तक, ये 7 जिले जो हैं आपके बॉर्डर से लगे हुए, नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो वहाँ के सीमावर्ती विकास खंडों में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी सोलर होम लाइट, सोलर लालटेन, सोलर पंप और 500 मीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर आदि संयंत्रों की स्थापना और वितरण का कार्य इसके तहत किया जा रहा है। कब से चलाई जा रही है? 1999 सन 2000 से ये चलाई जा रही है। पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा बायोमास में नहीं आती, अलग है, लेकिन ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में आता है। तो केंद्रीय संस्था MNRI इसकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 80 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का 1260 मेगावाट पोटेंशियल उपलब्ध है। यानी कि हमारे यहाँ 80 मीटर की ऊंचाई पर आपके प्रदेश में 1260 मेगावाट पोटेंशियल उपलब्ध है। यानी कि हमारे यहाँ 1260 मेगावाट तक के संयंत्र लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में अध्ययन हेतु THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 80 मीटर ऊंचाई के 2 विंड मॉनिटरिंग मास्ट शाहजहांपुर और खीरी जिले में स्थापित कराए गए हैं। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, देखिए जैसा कि नाम से ही लगा हुआ राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम है, यानी कि राष्ट्र स्तर पर है। तो भारत सरकार द्वारा 100% पोषित यह कार्यक्रम 1981-82 में शुरू किया गया, यानी 81-82 में शुरू किया गया और 1982-83 से राज्य ग्राम विकास विभाग के तहत चलाया जा रहा है। और यानी 1982-83 से आपके प्रदेश का जो राज्य ग्राम विकास विभाग है इसके तहत इसे चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम को प्रदेश में कब अपनाया गया, आप बताएंगे 1982-83 से अपनाया गया है। 82-83 से राज्य ग्राम विकास विभाग के तहत ये चलाया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।